अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद, द क्लिनिकल डायटिशियन। तो आज की जो वीडियो, आज का जो लेक्चर है, दैट इज़ बेसिकली एक ऐसा लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि जो कीटो डाइट है वो हम वेट लॉस के लिए तो करते हैं, लेकिन मेनली वो डाइट होती है एपिलिप्सी के लिए, एपिलिप्टिक पेशेंट के लिए। ठीक है, वो ऐसा पेशेंट जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज, इन उर्दू अगर आपको मैं समझाऊँ तो वो डाइट किस तरीके से काम करती है। ठीक है, और वो वेट लॉस, क्या वाक़ई उसके साथ वेट लॉस होता है या वेट लॉस नहीं होता? तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके ऊपर अगर हम फ़ोकस करें तो वो ये है कि आपका हाउ हाउ कीटो डाइट हेल्प्स एपिलेप्सी या एपिलेप्टिक पेशेंट आपका फॉर सीजर्स कंट्रोल। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए डिटेल्ड लेक्चर बनाऊंगी, जैसे मैं पहले बनाती हूँ उसकी एपिलेप्सी के ऊपर, कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या उसके जाने सिम्टम्स हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट है, क्या उसके एमएनटीज़ हैं, सारा बताऊंगी। लेकिन अभी एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप ले लें, ताकि आप जब इसको समझें, इस सारे प्रोसेस को, कि बेसिकली कीटो डाइट के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो आपके लिए वो चीज़ जो है वो ईजी हो। सो देखो, एपिलिप्सी जो है ना, एपिलिप्सी एक बेसिकली डिसऑर्डर है। और वो कैसा डिसऑर्डर है? एक डिजीज़ की कंडीशन है। ठीक है, एपिलिप्सी की अगर हम अभी बात करें तो वो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स है। ठीक है, इस आपने देखे होंगे न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से करके जो है न्यूरॉन सेल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली सेंटर में इनका न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे आप जाओ तो आपको माइलिन शीट वगैरह ये सारा कुछ मिलता है। ये मैं आपको सब तब पढ़ाऊँगी जब हम जो है वो सारा अपना न्यूरॉन्स के चैप्टर को, सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है? अब देखो होता क्या है, ये जो आपके न्यूरॉन्स हैं, इनका मेन काम बेसिकली क्या होता है? इनका मेन काम होता है नर्व की ट्रांसमिशन। नर्व के जो सिग्नल्स बेसिकली होते हैं ना, उसको ट्रांसमिट करता है। इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होती है उसको जनरेट करता है। ठीक है? तो वो क्या करते हैं आगे फर्दर जाके, कि वो इनको जो है आगे जाके ब्रेन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है? जितने सिग्नल्स आपके होते हैं वो सारे ब्रेन तक जाते हैं। जब आपके सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक जाते हैं तो क्या होता है कि कोई एक्शन आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, जिस तरीके सिंपल एग्जांपल है, एक गरम समझो पानी पड़ा हुआ है, आपने एकदम से उसमें हाथ डाल दिया, तो फौरन आप हाथ पीछे करोगे, आपके ब्रेन को मैसेज आएगा कि ये पानी गर्म है, यहाँ से हाथ वापस पीछे करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली सारा इन न्यूरॉन्स का जो है वो काम होता है। तो एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई इशू आ गया है। ठीक है, और उसका जो मेन करेक्टर है एपिलेप्सी का, ठीक है, वो होते हैं सीजर्स। सीजर्स को हम उर्दू में मिर्गी का जिस तरह दौरा होता है कहते हैं, वो भी होता है। तो सीजर्स जो हैं, अगर हम उनको डिफाइन करें, ठीक है, अगर हम बेसिकली उसकी डेफिनेशन ये देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है कि सडन सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ठीक है, एकदम से आपके दिमाग में इतनी कोई हाइपर किस्म की एक्टिविटी होती है कि दैट लीड्स पेशेंट टू सीजर्स। उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट की मूवमेंट, ये सारी प्रोसेस जो है ये होता है, बहुत ज़्यादा स्वे कंडीशन हो जाती है। इवन एनिमल्स के अंदर भी, अगर आप कोई हो जिसने कैट रखा हुआ है, डॉग रखा हुआ है, तो उनके अंदर भी सीजर्स होते हैं, और वो भी सेम इसी तरीके से जिस तरीके से इंसानों का प्रोसेस होता है सारा। और वो इंतहाई एक्साइटेटरी जो न्यूरॉन रिलीज होता है वो मैं आपको बताऊंगी। और बॉडी जो है बहुत ज़्यादा शेकिंग की कंडीशन के अंदर, वाइब्रेशन की कंडीशन में चली जाती है, उनके साथ भी सेम इसी तरीके से होता है। ऐसी डिसीज़ है जिसके बारे में मैंने देखा कि ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। बहुत डिटेल मुझे नहीं पता कि एनिमल्स के अंदर किस तरीके से प्रेजेंट होती है, क्या चीज़, लेकिन जो चीज़ मुझे पता थी मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जो है वो वेटनरी डॉक्टर्स जो है उनको पता होगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमने इसकी अब कॉज की बात कर लेते हैं। जो एपिलेप्सी है, इसका मेन कॉज क्या है? अगर हम इसका व्यू व्यू देख कर रहे हैं ना, तो देखो जीन्स, जेनेटिक कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि इनहेरिटेड होती हैं बहुत सारी। जब जो है वो चीज़ डिसीज़ पेरेंट्स के अंदर या ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर होती है, तो वो आगे ट्रांसफ़र होने का रिस्क या उस डिसीज़ को होने का रिस्क जो है वो बहुत हद तक इंक्रीज़ कर जाता है। तो वो चीज़ जो है वो आपकी जेनेटिक है। देन ब्रेन इंजरी, आफ्टरवर्ड्स इन लाइफ कोई ब्रेन इंजरी हो गई, किसी एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन इंजरी हो गई, या कोई ऐसी कंडीशन थी जिस तरीके से आपकी बॉडी जो है वो सेप्टिक शॉक के अंदर चली जाती है, शॉक जो है वो मैनेज नहीं हो रहा, उसने आपके ब्रेन को इफेक्ट कर दिया, तो आपका जो है ब्रेन इंजरी हो सकती है। देन इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस की बहुत कॉमन एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई कि सेप्टिक शॉक पेशेंट को, सेप्टिक शॉक का क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर, सिंपल वर्ड्स आपने सुना होगा अगर कोई हॉस्पिटल में अ, काम करता है या कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, या वैसे ही आपने कोई सुना, तो क्या चीज़ होती है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल गया है, तो दैट इज़ बेसिकली सेप्टिक शॉक। मैं इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगी। और ये जो एक और होता है कि डेवलपमेंटल इशू, ये जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे, या तो बाहर से बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिल रहे हैं
तब इस तरह से है, या बॉडी जो है वो सही तरीके से, ब्रेन जो है बेसिकली वो डेवलप नहीं हो रहा, या जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप नहीं हो रहे, तो वो डेवलपमेंटल स्टेज के ऊपर जो है इशू आ सकता है और वो आगे जा सकता है आपका एपिलेप्सी के अंदर। ठीक है, अब हम इसके लिए थोड़ी सी सप्लीमेंटेशन सीख लेते हैं। डिटेल में आपको इसके उसमें ही पढ़ाऊंगी जब हम इसको स्टार्ट करेंगे एपिलेप्सी को। अदरवाइज अभी अभी देख लो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिए जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को बेसिकली ये दिए जाते हैं ताकि उनके अंदर ये डिजीज़ जो है ये ना हो। ठीक है, आप विटामिन डी दे सकते हो, आप मैग्नीशियम, आप पोटाशियम, ये वाली बेसिकली वो ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी मैनेजमेंट के लिए। देखो कुछ ऐसी डिसीजेस होती हैं जिस तरीके से डायबिटीज़ है, जिस तरीके से हाइपरटेंशन है, जिस तरीके से पीसीओएस है, ये ऐसी डिसीजेस हैं जो कि ख़त्म नहीं हो सकती बिल्कुल भी, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हो और मैनेज करके आप इसको आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स वाली साइड के ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सारा जो है ये एपिलेप्सी हो गया। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको इसको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बताऊँगी कि होता क्या है। देखो जब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, हम अपनी बॉडी को नहीं देते, क्योंकि कीटो डाइट के अंदर क्या है, कीटो डाइट के अंदर यही कहा जाता है ना कि आपके जो फैट्स हैं वो आप ज़्यादा लो, आप प्रोटीन्स भी थोड़ी ज़्यादा लो और कार्ब्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दो। यही होता है, ठीक है? इसलिए लोग कहते हैं कि आप इसमें फैट्स खाओ, इसके अंदर जितना प्रोटीन खा सकते हो खाओ, ये चीज़ें। ठीक है? तो होता क्या है कि आप बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड नहीं कर रहे, या ड्यू टू सम रीज़न बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा। जब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, तो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी, अगर आपको समझना है कि प्रोटीन स्पेयरिंग एनर्जी क्या होती है या स्पेयरिंग प्रोटीन क्या होती है, तो आप मेरा फैट्स वाला लेक्चर जाके देख सकते हो। ठीक है? तो प्रोटीन का बेसिकली क्या काम है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ये जो आपके कार्ब्स हैं, ठीक है? आपके ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये नहीं है, उस टाइम पे 2 चीज़ें बचती हैं, एक आपके पास प्रोटीन्स होते हैं और दूसरा आपके पास फैट्स होता है। होता क्या है कि कार्ब्स की एब्सेंस हो गई, एब्सोल्यूटली। अब क्या हुआ कि प्रोटीन है तो अपना काम करना है, प्रोटीन अपना काम करेगी और वो एनर्जी नहीं देती, वो स्पेयरिंग प्रोटीन होता है। और फैट्स जो है वो अपनी एनर्जी देगा, उस एनर्जी के साथ आपकी बॉडी, जब फैट्स है आपको एनर्जी देता है ना, फैट्स आपको एनर्जी देना शुरू करता है, तो उसके प्रोडक्ट में कीटोन बॉडीज बनती हैं। ठीक है, कीटोन बॉडीज को भी अगर हम देख लें कि वो क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, कीटोन बॉडीज के अंदर देखें हम डीपली जाके तो 3 हमें चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आपके मैंने यहाँ पे बल्कि लिखा भी हुआ है अम, इस जगह के ऊपर आपका ना एक होता है एसीटोन। ठीक है, देखो आपकी जो कीटोन बॉडीज़ है ना वो इतनी डेंजरस नहीं है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल में चली जाएँगी ना, तो वो आपकी जो है वो टॉक्सिसिटी की वजह से आप पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ठीक है? तो कीटोन बॉडीज़ अगर आप देखो तो उसके अंदर आपके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक मैंने आपको बताया एसीटोन होता है, इसकी हमने बात कर ली। एक हमारे पास बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटायरेट होता है। ठीक है? ये भी अगर आपने मेरी फैट्स की लेक्चर देखी है तो आपको पता होगा कि किस जगह पे बेसिकली ये काम आता है। ठीक है? और आपका एसीटोएसिटेट होता है। ये बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो आपकी कीटोन बॉडीज़ के अंदर होती हैं। जब आपका फैट्स यूज़ होता है ना बॉडी में इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। अब कीटोन बॉडीज़ जो हैं, ये जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है ना, तो आपका ब्लड एसिडिक होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से डायबिटीज़ के अंदर के पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट से तो कुछ नहीं मिल रहा, जितना मर्ज़ी वो खा ले, ठीक है, पेशेंट उसको नहीं मिल रहा अनलेस और अंटिल अगर वो इंसुलिन लगा रहा है या वो अपनी डाइट को मैनेज कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा, तो कार्बोहाइड्रेट तो दे रहा है लेकिन जा तो नहीं रहे, उसके सेल के अंदर तो नहीं जा रहे, सेलुलर लेवल पे उसको एनर्जी तो नहीं मिल रही। तो क्या होता है, फैट से एनर्जी ही मिलती है, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा पतले होना शुरू हो जाते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है। ऑल्दो वो शुरू में ओबेसिटी वाली साइड पे होते हैं लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक मेन रीज़न आपके पास आती है। ठीक है? उसमें फैट्स यूज़ हो रहा है, ऑब्वियसली कीटोन बॉडीज़ बन रही है। कीटोन बॉडीज़ इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि कीटोन बॉडी का बनने का जो पहला एक होता है ना, वो सिम्पटम आप कह लो, वो एक फ्रूटी सी ब्रीथिंग आती है। यानी कि जब साँस लेते हैं तो उसके अंदर एक फ्रूटी सी स्मेल आती है, वो कीटोन बॉडीज़ को इंडिकेट करती है। फिर कीटोन बॉडीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो गई हैं आपकी, तो आपका ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है। ब्लड एसिडिक होने की वज़ह से पेशेंट अल्टीमेटली कोमा की तरफ जाता है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। कोमा के बाद फिर अगर आप उसको नहीं मैनेज करते तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है? जिस तरीके से अगर मैं आपको सिंपल ही बताऊँ, अच्छा देखो जो कि वो होता है ना आपका फैट्स कीटोन बॉडीज़ की वज़ह से आपका जो है वो एसिड हो गई, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये पूरी की पूरी टर्म है, इसकी पैथोफिज़ियोलॉजी ये सारी की कैसे होती है, लेकिन फ़िलहाल अब ये टॉपिक को समझने के लिए बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। कीटो
हुआ, कीटोएसिडोसिस हुआ और साथ ही मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, यानी कि पूरी बॉडी में एसिड फैल गया। हुआ क्या कि आपके जो ब्लड की पीएच है ना, वो अराउंड 7.35 टू 7.45 होती है। इसमें अगर ये इससे कम होगी तो बहुत एसिडिक, इससे ज़्यादा होगी तो बेसिक। नॉर्मली अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, नॉर्मली अगर आपका जो एवरेज आता है दैट इज़ अराउंड 7.40, ठीक है। और आपका जो, अगर हम ब्लड को देखें तो वो एक एल्कलाइन, आप उसको कह सकते हो कि वो पीएच के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, तो हाइड्रोजन आयंस आपके इंक्रीज करते हैं, पीएच डिक्रीज करती है, पीएच डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि एसिडिक होगा, और पीएच जब इंक्रीज करेगी तो बॉडी जो है वो अल्कलोसिस की कंडीशन के अंदर आ जाती है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी होता है कि बॉडी के अंदर जो आप समझो कि बेस है वो इंक्रीज कर जाती है। अभी हम एसिडोसिस की बात कर रहे हैं तो वहीं तक रहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक तो फ्रूटी मैंने आपको बताया स्मेल आती है, ठीक है, मुंह से। और दूसरी क्या चीज़ होती है कि कीटोनूरिया होना। कीटोनूरिया का क्या मतलब है कि उसके अंदर यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज आना शुरू होती हैं। जब यूरिन एनालिसिस किया जाता है, यूरिन एनालिसिस, तब आपको पता चलता है कि कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको कैसे पता चलता है कि पेशेंट को कीटोएसिडोसिस हुआ, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे तो नहीं पता चलता, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है एग्जैक्टली, ठीक है। अभी आपने टेस्ट भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं। तो क्या, देखो एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कुशमॉल्स ब्रीदिंग, ठीक है। कुशमॉल्स, KUSHMA, कुशमॉल्स ब्रीदिंग। शायद ये टर्म आपके लिए थोड़ी सी नई हो, लेकिन अगर आपने डायबिटीज़ पढ़ी है तो उसमें ये बहुत कॉमन होती है। कुशमॉल्स ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, कुशमॉल ब्रीदिंग एक बहुत ही फर्स्ट और मेजर सिम्टम है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, कीटो एसिडोसिस का बेसिकली। इसमें क्या होता है कि रैबिट जो है ना, वो रैपिडली आपको ना ब्रीदिंग होना शुरू होती है, तेज तेज सांस आती है। तेज तेज सांस क्यों आती है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी एसिड बहुत ज़्यादा, और बॉडी चाह रही है कि वो उसको सांस के ज़रिए बाहर निकाले, ठीक है। और क्या होता है कि आपको, चलो ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हो, आपको तेज जो है वो सांस आती है, टैकीकार्डिया होनी शुरू हो जाता है, मतलब हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक स्नोरिंग सी, एक साउंड सी भी आती है पेशेंट की स्पीड में, ठीक है। जब उसका टेस्ट करवाया जाता है तो उसकी देखो, अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो और उसकी कुछ, अगर हम वेव्स देखते हैं, जिस तरीके से ईसीजी होता है, जिस तरह ईसीजी में वेव्स बनती हैं, या अगर आपने कभी कोई ग्राफ बनाया हो तो उसमें कोई वेव्स बनती हैं, तो नॉर्मल ब्रीदिंग की वेव्स होती हैं ऐसे। लेकिन अगर आप कुशमॉस ब्रीदिंग को देखते हो तो उसकी, अगर मैं वेव्स की बात करूँ तो ऐसे 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 होती है, इतनी ज़्यादा, मतलब अगर ये 1 मिनट की है तो 1 मिनट में इतनी ज़्यादा पेशेंट को ब्रीदिंग हो रही है, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट की बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एक इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। तो ये ऐसा बैकग्राउंड था कि आपको एपिलेप्सी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको इसके लेक्चर में पढ़ाऊँगी, और आपको पता होना चाहिए कीटोन बॉडीज़ क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, पीएच कितनी होती है, कुशमॉल्स ब्रीदिंग क्या होती है, चीज़ें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है, जो एपिलेप्सी का पेशेंट होता है ना, उसको ये देते हैं। जब आप एपिलेप्सी के पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट, अच्छा एक चीज़ ये देखो इधर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखो, कीटो डाइट के अंदर कुछ परसेंटेजेस होती हैं। हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपको फैट्स की देनी है, फिर बहुत ही कम परसेंटेज आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की देनी है, मॉडरेट आपको प्रोटीन की देनी है। तो जो चल रही है ना आजकल, जो लोग जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर बहुत कॉमन हो गई हैं, वो परसेंटेजेस हमारे पास कौन सी होती हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली। क्या 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट्स लो, ठीक है। आप प्रोटीन लो 20 to 25%, और आपका जो फैट्स है दैट इज अराउंड 80 to 80%। लेकिन अगर आप करते हो कि जब कीटो डाइट स्टार्ट हुई, या कीटो डाइट जो हम एपिलेप्सी के पेशेंट्स को देते हैं, उसमें क्या परसेंटेज आती है, उसमें हमारे पास परसेंटेज आती है, कार्बोहाइड्रेट्स आपका 15 to 18% होता है, लेकिन यूजली 18% जो है वो आप देते हो, ठीक है। देन वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपका 10 to 16% होता है, कोशिश करो कि प्रोटीन पेशेंट को थोड़ी ज़्यादा दो, ये। फिर आपका डाइटरी फैट्स आता है। डाइटरी फैट्स में अगर आप, जो आप सिंपली डाइट से ले रहे हो, वो आपका 12% है, और उसके अंदर डाइटरी फैट्स के अंदर अगर आप मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड की बात करते हो, कि आपका मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स है, फैट्स की टाइप है ना, ठीक है। तो अब मेरा फैट्स वाला लेक्चर देख लो, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी क्या होता है। तो ये आपको जो है 60% लेने होते हैं, ठीक है। और
एमसीटीज़ जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, इनका एक मेन काम क्या होता है कि ये कम टाइम लेते हैं आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर फैट्स। तो ये बेसिकली आपके पास रेशनल रेशो है। होता क्या है कि देखो एपिलेप्सी है ना, 60% जो पेशेंट्स हैं उनका जो डायग्नोसिस है या आप वो जो डायग्नोस्ड हो जाते हैं कि उनको एपिलेप्सी है, वो बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर्स है। उनको वो डिजीज़ जो है डिसऑर्डर डायग्नोस हो जाता है। अच्छा, डिजीज़ और डिसऑर्डर में भी फ़र्क है कि डिसऑर्डर एक ऐसी चीज़ कि जो आपकी एक चीज़ तक, आपके एक पार्ट तक लिमिटेड है, ठीक है? जिस तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ आर्थराइटिस है, ठीक है? वो एक डिसऑर्डर है, आर्थराइटिस आपके जॉइंट्स तक लिमिटेड है, लेकिन डिज़ीज़ क्या होती है कि वो करती-करती आपकी सारी बॉडी को कवर कर लेती है। जिस तरीके से आपकी डायबिटीज़ है, वो आपकी जो है वो आपकी हैंड, आपकी पेरिफेरल्स को भी करता है, आपकी हैंड फीट को भी अफ़ेक्ट करता है, आपकी आइज़ को भी अफ़ेक्ट करता है, आपके हार्ट को भी अफ़ेक्ट करता है, आपकी किडनीज़ को भी अफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ होती है डिसीज़, ठीक है? और डिसऑर्डर सिंपल होता है। सिंपल नहीं होता, मतलब एक चीज़ को जो है वो टारगेट करता है। अब देखो 60 टू 70% मेडिकेशंस जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देखो बेटा, जो मेडिकेशन आप ले रहे हो, आप बड़ी से बड़ी मेडिकेशन ले लो, कोई भी मेडिकेशन ले लो, ठीक है? कोई सप्लीमेंटेशन ले लो, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। अनलेस और अनटिल आप उसको जो है कोई रेयरली नहीं ले रहे, किसी के सर में दर्द हुई, उसने एक पेन किलर ले ली, तो ठीक है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे उसी पेन किलर को लेते जा रहे हो, तो जो पेन किलर आपको बहुत सिंपल लगती है, वो बहुत हैवी होती है। वो आपकी किडनीज़ को इफ़ेक्ट करती है, वो आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करती है, आपके लिवर को इफ़ेक्ट करती है। अल्टीमेटली इवन आपका जो है वो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, अगर आप उस चीज़ को रोक नहीं रहे। तो एपिलेप्सी के पेशेंट को तो मेडिसिन चाहिए, तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स निकलते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब कीटो डाइट के अंदर मैंने आपको बता दिया कि आपको जो ओरिजिनल बेसिकली जब डाइट जब स्टार्ट हुई तो क्या थी, प्रोटीन, कार्ब, फैट्स और एमसीटीज़ मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड आपके कितने थे, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है? अब क्या होता है कि जो ये मैंने प्रोसेस वही लिखा है जो कि आपको सारा पता था कि आपका फैट मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाएगा। फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? कीटोन बॉडीज़। कार्बोहाइड्रेट तो नहीं आप दे रहे हो उनको, ठीक है? फिर होता क्या है, अच्छा आपके ग्लूकोज लेवल्स भी कम हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, अगर आप उनको कीटो डाइट दे रहे हो, तो उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं, क्योंकि आप कार्ब्स नहीं दे रहे, आप किसी किस्म की कोई शुगर नहीं दे रहे, ठीक है? अब होता क्या है कि एपिलेप्सी के पेशेंट के अंदर ये देखा गया कि उनकी उनको ये डाइट दी गई, कीटो डाइट, उसके अंदर एपिलेप्सी के पेशेंट में, ठीक है? पेशेंट के अंदर आपका जो है, गलत, सॉरी मैंने स्पेलिंग दिया, पेशेंट के अंदर आपका जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा ना कीटोन बॉडीज़ का, पेशेंट की एपिलेप्सी उतनी ही कम होगी, उसके सीज़र्स उतने ही कम होंगे। ये मैकेनिज़्म क्या है कि उसके सीज़र्स कैसे कम होंगे? देखो, जब आप देते हो ना कीटो डाइट, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कीटोन बॉडीज़ होती हैं। कीटोन बॉडीज़ का एक, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, एक एसीटोन था, एक एसिटोएसिडेट था, एक बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारेट था। बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटारिक एसिड आपकी ब्लड के अंदर जितना ज़्यादा होगा, उतने कम सीज़र्स होंगे पेशेंट को। क्यों? ये क्या करता है, क्या मैकेनिज़्म है? ये देखो, आपका अगर मैं बनाऊँ, आपको एक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊँ, ठीक है? देखो, ये आपका सेल है, ठीक है? अगर हम इसको छोटा करके लिखते हैं बाकी चीज़ें, ये आपका है सेल, ठीक है? आपके सेल के अंदर ना एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स है। देखो, डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपके हैप्पी, आप समझ लो न्यूरॉन्स होते हैं, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। मैं आपको सिंपली बताऊँ न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, कि न्यूरोट्रांसमीटर आपके केमिकल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं बेसिकली। जैसे आप कह लो डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन है, ये हार्मोन्स हैं, लेकिन ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, ये केमिकल्स हैं छोटे-छोटे जो कि हर डिफरेंट काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपके सेल के अंदर ग्लूटामेट प्रेज़ेंट होता है। ये देखो, ये ग्लूटामेट, अगर मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज करके इसको करूँ ग्रीन कलर के साथ, ग्लूटामेट आपके सेल में प्रेज़ेंट होता है, और ये ग्लूटामेट एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है? अब इस ग्लूटामेट ने सेल से बाहर जाना है। ये सेल से बाहर कैसे जाएगा? ये सेल के बाहर इसको एक ट्रांसपोर्ट चाहिए, इसको एक गाड़ी चाहिए जाने के लिए बाहर, उसको हम कहते हैं, ये मैंने आपको लिखा है वी ग्लूट, ठीक है? वी ग्लूट क्या होता है कि आपके पास जो है वेस्कुलर, ये देखो, वेस्कुलर ग्लूटामेट ट्रांसपोर्टर,
ये वी ग्लूट है। जिस तरीके से हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर पढ़ते थे, इसी तरीके से ये ट्रांसपोर्टर है, ग्लूटामेट को सेल से बाहर लेके जाता है। यहाँ पे ये आया वी ग्लूट, ये इसको बाहर ले गया। जब ये ग्लूटामेट सेल के बाहर जाता है, ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, ये इतना स्वेयर किस्म का रिएक्शन शो करता है बॉडी के अंदर, बॉडी की इतनी स्वेयर वाइब्रेशन के अंदर इतनी तेज मूवमेंट में आती है कि सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये एक मेन चीज है कि जब जितना ग्लूटामेट पेशेंट की बॉडी के अंदर ज्यादा होगा, उतने पेशेंट को सीजर्स होंगे। तो ये कीटोन बॉडीज क्या करती हैं, ये जो वी, अभी अगर मैं आपको कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको इजी समझ आ जाए। ये बाहर चला गया, अब हमने सारे को कैंसिल आउट करना है। क्या करता है आपका जो है, कीटोन बॉडीज आती है, ठीक है, कीटोन बॉडीज आती है, कीटोन बॉडीज में से भी स्पेसिफिकली BHB, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड आता है। ये क्या करता है, ये कैंसिल कर देता है वी ग्लूट के इफेक्ट को, बिल्कुल कैंसिल कर दिया। जब इसको कैंसिल करेगा तो क्या ग्लूटामेट आपका सेल से बाहर जा सकता है? वो नहीं जाएगा, वो सेल के अंदर ही रहेगा। जब वो सेल से बाहर नहीं जाएगा तो वो अपना फंक्शन नहीं करेगा और वहीं पे वो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के प्रोसेस के साथ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो वो सेल में नहीं जाएगा, वो बॉडी को एक्साइटमेंट नहीं बनाएगा, इंतहाई एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपका। ठीक है, तो क्या होगा कि वो अंदर ही रह जाएगा और पेशेंट के सीजर्स कम होंगे। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन लिख के बताई ना, कि अगर आपका ग्लूटामेट कम है, क्यों? क्योंकि आपके वी ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो है, वो आपका वी ग्लूट जो है वो कम है। ठीक है, वो क्यों कम है? BHB ने, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड ने उसको कम करवा दिया, तो वो सेल के अंदर ही रह गया। तो ग्लूटामेट आपकी बॉडी में कम है और एज अ रिजल्ट ऑफ सीजर्स कम हो रहे हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ग्लूटामेट आपका एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, उसको निकालने के लिए आपको एक कार की ज़रूरत है, जो कि आपके पास वी ग्लूटा, उसको कैंसिल आउट, उसका इफेक्ट कौन करता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड जो है, BHB सिंपली हम इसको कहते हैं, वो कैंसिल करता है। तो ये सारा प्रोसेस है, इसलिए जो सीजर्स के पेशेंट है उसको कीटोन बॉडी दी जाती है। और इसके रिजल्ट में क्या होता है? वेट लॉस होता है। अब कीटो डाइट का, कीटो एसिडोसिस का मैंने आपको पहले बताया कि अगर ये बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर आप इसको मैनेज नहीं कर दे, तो पेशेंट जो है वो अल्टीमेटली कोमा में, मल्टी ऑर्गन फेलियर के अंदर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, इस डाइट को मैनेज करना पड़ता है। अगर एक अच्छी बात हमें ये मिल गई इस डाइट से कि ये ग्लूटामेट के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, सेल से बाहर लेके जाता है, सीजर्स आके कम हो जाते हैं, तो ये पेशेंट को मैनेज करके देनी पड़ती है। ये हर एक पेशेंट के लिए नहीं है, ये एक डिजीज पेशेंट के लिए जिसका साइड इफेक्ट वेट लॉस, और हम उसको सिर्फ ये कहते हैं कि अगर वेट लॉस हो रहा है तो यही खाना है। इसलिए आपने ये चीज़ डॉक्टर से भी सुनी होगी, जब आपने कीटो डाइट शुरू करनी है तो आपको अपने फिजिशियन से, अपने डाइटिशियन से जो है वो कंसल्ट करना है। ये ना हो कि आप इतना ज़्यादा खा लें, क्योंकि देखो फैट्स लोग बहुत कंज्यूम करते हैं उसके अंदर, अराउंड 80% फैट्स कंज्यूम करते हैं। जब आप 80% फैट्स कंज्यूम कर रहे हो तो आपको पता है कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। आपकी बॉडी जो है वो एकदम से पहले एंजाइना वाली साइड पे, फिर मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन यानी कि हार्ट अटैक वाली साइड पे जा सकती है, वो रुक सकती है एकदम से। उसके ऊपर आप इतना लोड डाल रहे हो, ठीक है, स्ट्रेस में आ जाती है बॉडी। तो ये बेसिकली जो है, ये सारा मैकेनिज्म है कि एपिलिप्सी के पेशेंट को हम कीटो डाइट क्यों देते हैं और कीटो डाइट वेट लॉस कैसे करती है। वेट लॉस भी ऐसे करती है, उसके अंदर देखो आपके सेल्स को ग्लूकोज तो जा नहीं रहा, तो सेल्स ने तो फैट्स यूज करना है, तो फैट्स तो बर्न होना शुरू हो गया, इसलिए वेट लॉस होता है। तो ये सारा मैकेनिज्म है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा DM आपको ऊपर नज़र आ जाएगा, इंस्टाग्राम सॉरी इंस्टाग्राम का हैंडल नज़र आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।